हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी एनसीईआरटी ने 2025 के लिए ज़बरदस्त नोटिफिकेशन निकाला है, जारी किया है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर या आईटीआई होल्डर हैं तो आपका यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड, इनके वर्क कहाँ कहाँ है और क्या किन में इनका रोल है थोड़ा समझते हैं। एनसीईआरटी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन यह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्बन रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाती है और उसे ऑपरेट भी करती है। बेसिकली फ्रेंड, ये रेलवे और मेट्रो की तरह ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इनकी गति अधिक रहती है, इनके स्पीड अधिक रहते हैं। जहाँ पे रेलवे की गति 60 से 130 kmph रहती है एवरेज, और मेट्रो की एवरेज स्पीड 80 से 100 kmph रहता है, वहीं पे इनकी गति मीन्स फ्रेंड एनसीईआरटी की जो स्पीड रहती है वो 160 kmph के आसपास रहती है। इनकी स्पीड अधिक होने के कारण 10 से 15 मिनट में गाड़ियों की अवेलेबिलिटी इनकी स्टेशनों में होती है और ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी भी बहुत तेज़ होता है। मेनली इनका वर्क इन क्षेत्रों में है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टेशनों का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो भी उनका निर्माण करेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस खुद ही चलाएंगे, इनको संचालन करने का जिम्मेदारी खुद लेते हैं और मेंटेनेंस भी खुद करते हैं। आईटी प्रोग्रामिंग, इनके खुद के सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसलिए आईटी प्रोग्रामिंग भी इनके खुद का एक डिपार्टमेंट खुद का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, इनके अधिकारी भी खुद के होंगे जो कि पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। तो फ्रेंड, बेसिकली इसमें 5 चीज़ों का जिक्र करेंगे। पोस्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करें। तो फ्रेंड, पोस्ट डिटेल की ओर देखते हैं। फ्रेंड, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें टोटल 16 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर के 8 हैं, एडब्ल्यूएस के 1 हैं, ओबीसी के 4 हैं, एससी के 2 हैं और एसटी के 1 हैं। वहीं पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, जो पोस्ट नंबर 2 की बात की जाए तो उनमें भी 60 पोस्ट लिखने हुए हैं। यूआर में 8 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 हैं, ओबीसी में 4 हैं, एससी में 2 हैं और एसटी में 1 हैं। फ्रेंड, पोस्ट नंबर 3 की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में टोटल 3 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में ही हैं। पोस्ट नंबर 4 की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल, जो कि 1 पोस्ट निकल के आई हुई है, यूआर में 1 पोस्ट है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात की जाए, पोस्ट कोड नंबर 5 की बात की जाए तो इनमें 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में 3 है और ओबीसी में 1 है। असिस्टेंट एचआर पोस्ट नंबर 6 की बात की जाए तो फ्रेंड इनमें 3 पोस्ट निकल के आई हुई है, यूआर में टोटल 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी, जो कि पोस्ट नंबर 7 है, इनमें 1 पोस्ट निकल के आई हुई है जो कि यूआर में है। फ्रेंड, पोस्ट कोड नंबर 8 की बात की जाए तो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में टोटल 80 पोस्ट निकले हुए हैं, जिनमें यूआर के 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं, ओबीसी के 4 हैं और एससी के 2 हैं, एसटी के 1 हैं। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल पोस्ट कोड नंबर 9 की बात की जाए तो फ्रेंड इनमें टोटल 10 पोस्ट निकले हुए हैं, यूआर में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 0। फ्रेंड, ये वाले जो पोस्ट हैं ये आईटीआई से संबंधित पोस्ट हैं। फ्रेंड, इनके एलिजिबल क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इनके एज के ऊपर गौर किया जाए तो कुछ इस तरह है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखे गए हैं और इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वहीं फ्रेंड, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो उनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर रखे गए हैं और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें होना चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात की जाए तो मैक्सिमम एज 25 ईयर रखे गए हैं, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए क्वालिफिकेशन। साथ ही फ्रेंड, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो इनके मैक्सिमम एज 25 ईयर हैं और साथ ही साथ इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना है।
प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात की जाए तो फ्रेंड इनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर रखे गए हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या BSc IT में होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड HR असिस्टेंट HR की बात की जाए तो इनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर रखे गए हैं। 3 ईयर ग्रेजुएशन इन BBA या BBM में होना चाहिए। असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी की बात की जाए तो फ्रेंड इनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर रखे गए हैं। ग्रेजुएट और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट या इससे संबंधित होटल मैनेजमेंट या इससे संबंधित कोई ग्रेजुएट डिग्री है तो उनमें वो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो इनके लिए एज लिमिट 25 ईयर्स रखे गए हैं और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ITI NCVT SCVT सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI होना चाहिए फ्रेंड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं फ्रेंड जूनियर इन मेंटेनर मैकेनिकल की बात की जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखे गए हैं। जब इनके क्वालिफिकेशन पे बात किया जाए तो ITI NCVT SCVT सर्टिफिकेट से फिटर ट्रेड होना चाहिए या इससे इक्विवेलेंट या इससे संबंधित कोई ट्रेड है तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर गौर करें तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग अबव अगेंस्ट ईच पोस्ट और मैंडेटरी मीन्स फ्रेंड जिन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके लिए मैंडेटरी है। ओनली फुलफिल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर्ड मीन्स फ्रेंड जो भी टेक्निकल कोर्स रेगुलर से करके रखे हैं वही एलिजिबल हैं। डिस्टेंस से बहुत सारे लोग डिस्टेंस से भी टेक्निकल कोर्स करके रखते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली इंडियन नेशनल एबव 18 ईयर्स एज आर एलिजिबल फ्रेंड्स 18 वर्ष के आप हैं और इंडियंस हैं तो आप भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ AICTE अप्रूव मीन्स फ्रेंड्स जो भी टेक्निकल आपकी डिग्री हैं बेसिकली डिप्लोमा और डिप्लोमा से संबंधित जो भी डिग्री रहते हैं वो AICTE से अप्रूव रहते हैं और UGC से भी अप्रूव रहते हैं तो वही सर्टिफिकेट आपके एलिजिबल होंगे भरने के लिए। ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड 24/3/2025 मीन्स फ्रेंड जितने भी आपके एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी इनमें आते हैं वो 24/3/2025 का पहले के ही होने चाहिए। कैंडिडेट होल्डिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिमिलर डिसिप्लिन में भी आल्सो अप्लाई फ्रेंड BBTech आप कर रखे हैं हायर एजुकेशन है तो डिप्लोमा वाले पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट मस्ट आल्सो ITI क्वालिफिकेशन विदाउट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट कंसिडर मीन्स फ्रेंड जो ITI वाले जो पोस्ट हैं वो सिर्फ ITI वाले ही छात्र ही भरेंगे। हायर एजुकेशन जैसे कि किसी ने डिप्लोमा कर रखा है किसी ने BTech कर रखा है तो वो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है इनके लिए। इस वाले टॉपिक फ्रेंड इस वाले पॉइंट्स पे गौर किया जाता है। इफ के केस ऑफ एक सर्विसमैन रिलैक्सेशन एज सेल बी परमिटेड ऑफ गवर्नमेंट 15 ईयर्स मीन्स फ्रेंड एक सर्विसमैन को मैक्सिमम एज में छूट देकर मैक्सिमम 15 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15 ईयर्स ही होने चाहिए उनको एज रिलैक्सेशन देके भी। फ्रेंड रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो इस पॉइंट पे गौर किया जाए तो कैंडिडेट सीक हैव रिजर्वेशन एज SC ST OBC सेल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो फ्रेंड रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाने के लिए आपको ST SC OBC नॉन क्रीमी के सर्टिफिकेट देने होंगे जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो फॉर्मेट में दिए गए हैं नीचे दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको देना होगा। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पर बोला गया है कि विलेज टाउन सर्टिफिकेट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करने होंगे, आवासीय सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। इस वाले पॉइंट पे गौर किया जाए तो OBC कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल फॉर द कंसेशन एडमिसेबल टू द नॉन क्रीमी लेयर। फ्रेंड जो भी क्रीमी लेयर OBC होंगे उन्हें नॉन क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। तो किस में रखा जाएगा फ्रेंड? तो कैंडिडेट सच कैंडिडेट विल हैव कैंडिडेट दैट कैटेगरी एज ए जनरल। फ्रेंड जो भी क्रीमी लेयर OBC होंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा उन्हें। फ्रेंड इस वाले गौर किया जाए तो कैंडिडेट सीक हैव रिजर्वेशन एज EWS शैल बी प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। फ्रेंड जो भी EWS
EWS जो भी होंगे उनको इनकम आय का सर्टिफिकेट और एसेट्स जो भी उनके प्रॉपर्टी होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होंगे उनको दिखाना होगा रिजर्वेशन का लाभ उठाने के लिए। वहीं फ्रेंड एज रिलैक्सेशन के संबंध में बात करें तो ST/SC को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मीन्स फ्रेंड 25 ईयर तो बेसिक आपको एज है, उसके बाद 5 ईयर मीन्स 13 ईयर्स यहाँ हो गए। और अदर बैकवर्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। मीन्स फ्रेंड 25 ईयर तो पहले के हैं और 3 ईयर्स मीन्स 28 ईयर्स टोटल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है टोटल। वहीं फ्रेंड एक सर्विसमैन की बात किया जाए तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और PWD मीन्स फ्रेंड डिजेबल जो UR हैं EWS क्लास से हैं उनके 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ डिजेबल जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उन्हें 13 ईयर्स का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। और जो डिजेबल SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्रेंड इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंपेयर एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉलोड बाय द मेडिकल फिटनेस टेस्ट प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे। तो फ्रेंड्स जो इनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और जो मेडिकल होंगे वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होंगे, रेलवे के मैनुअल के हिसाब से इनके मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे। क्योंकि फ्रेंड ये भी तो रेल ट्रांसपोर्टेशन से ही संबंधित कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए रेलवे के ही मेडिकल स्टैंडर्ड को प्रीफर किया गया है इसमें। साथ ही साथ फ्रेंड सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी होस्टेड ऑन NCRTC वेबसाइट। तो फ्रेंड जो CBT होंगे उनके रिगार्डिंग जो सिलेबस होंगे वो NCRTC वेबसाइट में पब्लिश कर दिए जाएंगे कुछ ही दिनों में। द कैंडिडेट विल हैव ऑप्शन अपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एदर हिंदी और इंग्लिश। फ्रेंड बाइलिंगुअल होंगे, इनके जो एग्ज़ाम होंगे बाइलिंगुअल होंगे, द्विभाषी होंगे, या आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। देयर शैल बी 100 क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। द टोटल मार्क्स इज शैल बी 100। करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। फ्रेंड टोटल 100 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर्स के होंगे और प्रत्येक राइट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और इनमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, नो नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। द CBT ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी 90 मिनट्स। फ्रेंड 90 मिनट के होंगे, टोटल 1.5 आवर्स के ये एग्ज़ाम होंगे आपके। Obtain minimum qualification mark in computer based test CBT does not confer any right of claim to candidate shortlisted computer considered of the final selection same as default number of ratio of error। फ्रेंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी पोस्ट को फुलफिल किया जाए वो मिनिमम मार्क्स ये रखेंगे। और टेस्ट सेंटर की बात किया जाए तो फ्रेंड कहाँ कहाँ इनके टेस्ट होने वाले हैं तो दिल्ली NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इन सभी सेंटरों में इनके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, इनके एग्ज़ाम होंगे। फ्रेंड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होंगे, जो कि इससे रिलेटेड वीडियो मेरे YouTube चैनल पे दिया हुआ है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हैं उसे। प्रोहिबिशन पीरियड की बात किया जाए तो फ्रेंड ये है क्या, तो आफ्टर ज्वाइनिंग एन एम्प्लॉय हैज़ अंडर प्रोहिबिशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एज पर कंपनी पॉलिसी। मीन्स फ्रेंड आप प्रोहिबिशन पीरियड में 2 ईयर्स रहेंगे, 2 ईयर्स तक रहेंगे। प्रोहिबिशन पीरियड मीन्स फ्रेंड आप उस समय रेगुलर नहीं होते हैं, आप एज अ टेम्प्ररी होते हैं, कंपनी के अंदर ही होते हैं लेकिन एज अ टेम्प्ररी होते हैं। 2 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप परमानेंट हो जाते हैं। रेलवे में तो ये 3 ईयर्स के होते हैं।
साथ ही फ्रेंड्स सिक्योरिटी बॉन्ड की बात किया जाए तो आपको 1.5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड बनाना है 1.5 ईयर के लिए। अब ये है क्या फ्रेंड, तो जब भी आप 1.5 ईयर से पहले जॉब छोड़ के जाते हैं, विदाउट एनी रीज़न जॉब छोड़ के जाते हैं, तो आपको 1.5 लाख का सिक्योरिटी मनी आपको देना होगा। उससे क्यों देना होगा फ्रेंड, तो क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में आपके ट्रेनिंग में पैसा खर्च किए हुए होते हैं, उस समय आपको सैलरी दिए हुए होते हैं, तो इनमें उनका जो खर्च होता है वो रिकवरी के लिए वो इस तरह का शर्त रखते हैं। साथ ही साथ हम बोला गया है 1 मंथ पीरियड नोटिस और अदर साइड ऑफ रिक्वायर्ड टू बी सर्व बिफोर द रिजाइन एंड टर्मिनेटिंग। जब भी आपको रिजाइन देना होगा तो 1 मंथ पहले आप इसे खबर करेंगे, ताकि प्रोसेस होने में भी ये लेट लगता है इसीलिए। फ्रेंड इनके सैलरी स्ट्रक्चर पे बात किया जाए तो NE5 में ये वाले डिप्लोमा, बेसिकली ये डिप्लोमा वाले पोस्ट हैं, जिनमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है वो वाले पोस्ट हैं। इनके लिए 22,800 बेसिक पे मिलेंगे। साथ ही साथ NE4 जो असिस्टेंट वाले पोस्ट है फ्रेंड, उनके लिए बेसिक 20,250 रुपये है। साथ ही साथ फ्रेंड NE3 जो ITI वाले जो पोस्ट हैं फ्रेंड, उनका जो बेसिक होगा 18,250 रुपये होगा। और फ्रेंड इन बेसिक में भी आपको 52% DA जो कि महंगाई भत्ता है वो मिलेंगे, प्लस HRA होम रेंट अलाउंस जो है वो 30% मिलेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है मेनली दिल्ली के आसपास चलते हैं, जो कि मेट्रो सिटी है इसीलिए। और साथ ही साथ फ्रेंड बहुत सारे अलाउंसेस जो है, इस वाले पॉइंट पर गौर किया जाए तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट, पार्क्स अलाउंसेस अंडर द सर्टिफाइड अप्रोच द एप्लीकेशन रेट शैल बी द प्रोवाइडेड जो अलाउंसेस एज पर कंपनी रूल्स। फ्रेंड बहुत सारे यहाँ मोबाइल अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो भी मिलने वाले हैं। तो आप इस बेसिक के ऊपर ना जाके ओवरऑल सैलरी को काउंट करें। फ्रेंड हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें इस वैकेंसी को, इस पर गौर किया जाए तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ www.ncrtc.in। फ्रेंड इस वाले वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। दे आर नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट नॉट बी सबमिटेड ऑन द हार्ड कॉपी। फ्रेंड इसमें हार्ड कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं, मीन्स आप फोटो कॉपी भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड हैव टू वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फ्रेंड आपको अप्लाई करने के लिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। इस वाले पे गौर किया जाए तो मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड हैव सबमिटेड बाय द एनी कैंडिडेट फॉर द एनी पर्टिकुलर पोस्ट। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर 1 पोस्ट ओनली द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, हाउएवर द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द मोर देन 1 पोस्ट। एक पोस्ट के लिए फ्रेंड एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। 2 अलग अलग पोस्टों के लिए दोनों सेपरेट अलग अलग देना है, लेकिन एक ही के लिए 2 नहीं देना है, 2 एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। फ्रेंड इस वाले टॉपिक पे गौर किया जाए तो फॉर्म 24/3/2025 ऑनवर्ड कैंडिडेट शुड बी फुलफिल द एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग डिटेल रिलेटेड एज पर्सनल डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन etc ऑनलाइन द एप्लीकेशन कैंडिडेट विल हैव टू स्कैन कॉपी टू। फ्रेंड आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो 24/3/2025 से पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना है, ये लास्ट डेट है, इससे पहले ही आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म फिलअप कर दें। साथ ही साथ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो जो होना चाहिए, उनके साइज़ कितना होना चाहिए, तो 10 KB से लेकर 200 KB साइज़ इनके होने चाहिए, और ये JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। साथ ही साथ रिसेंट स्कैन सिग्नेचर का जो फ़ोटो होना चाहिए रिसेंट, और उनके साइज़ कितने होने चाहिए, तो 4 KB से 30 KB के बीच में इनके साइज़ होने चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे फ्रेंड, OBC ST SC या EWS एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्टिफिकेट जो भी आप डाउनलोड करेंगे उनमें फॉर्म भरते वक्त, उनका जो साइज़ होना चाहिए 10 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए, और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो while candidate can submit their online application
and make payment till 23rd hours 59 minutes on 24/4/2025. This are advised to submit their application at least 2 days before closing of date. Avoid transaction failure for any. फ्रेंड यहाँ बोला गया कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को फेलियर होने से बचाने के लिए फ्रेंड्स आपके जो लास्ट डेट हैं 24/4/2025 उससे 2 दिन पहले ही आप प्रोसेस को पूरा कर लें ताकि आपका ट्रांजैक्शन किसी तरह से फेल ना हो। अब फ्रेंड ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या है और इनके फ़ी कितने हैं उन पे गौर करें तो फ्रेंड इनके पेमेंट मेथड क्या है और एग्जामिनेशन फ़ी कितने हैं। Your OBC EWS ex serviceman candidate are required to pay a non-refundable fee 1000 rupees executive of transaction process charge plus GST as per applicable। फ्रेंड 1000 रुपये लगेंगे UR OBC EWS ex सर्विसमैन के लिए एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रखे गए हैं और इनके प्रोसेसिंग फ़ी भी लगेंगे और साथ में GST जो भी है उनके भी चार्ज लगेंगे। ST SC PWD मीन्स पर डिजेबल कैंडिडेट आर नॉट टू रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी। इनके लिए फ्रेंड ये फ्री है, कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। रिक्रूटमेंट फ़ी इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस चार्ज प्लस GST वन पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। फ्रेंड किसी जो आप पे करेंगे 1000 रुपये जो एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे वो किसी भी तरह से रिफंडेबल नहीं है, यहाँ वो बोला गया है। इफ द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शी शैल हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। फ्रेंड जो कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कोई ITI के लिए भी एलिजिबल हैं और ITI वाले पोस्ट में भी और कोई डिप्लोमा वाले पोस्ट में, तो दोनों पोस्ट में एलिजिबल हैं तो इनका जो पेमेंट अलग अलग दोनों में सेपरेट करना होगा। फ्रेंड मीन्स 1000 इसमें भी उनके लगेंगे और 1000 इसमें भी लगेंगे, दोनों को मिला के 2000 लगेंगे, सेपरेट अलग अलग लगेंगे। इस वाले पॉइंट पे गौर किया जाए तो फ्रेंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग शैल बी यूज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट एप्लीकेशन मस्ट बी रीड डिक्लेरेशन प्रीवियस एप्लीकेशन फ्रॉम द बिफोर सबमिशन एंड आल्सो दे कैन प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड यहाँ बोला गया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और या नेट बैंकिंग से अपने फ़ी और ट्रांजैक्शन पेमेंट को आप दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप डिक्लेरेशन को चेक कर लें, अच्छी तरह से डिक्लेरेशन को चेक कर लें एंड आल्सो कैन टेक प्रिंट आउट और प्रिंट आउट भी निकाल लें। एप्लीकेशन विल बी रिसीव पेमेंट गेटवे पोस्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम विच शैल बी अवेलेबल 24/3/2025 से ये खुलेंगे। फ्रेंड्स इनमें ऑनलाइन कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे 24/3/2025 से 24/4/2025 तक, लमसम 12 आवर्स के आसपास तक ये आप पेमेंट कर पाएंगे। लास्ट डेट यही है। रेलवे से संबंधित नोटिफिकेशन और PSU में वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब हाईली स्टडी।